अस्सलाम क्लास, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में मौजूद तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशन, यानी हमने एजुकेशन की वेरियस टाइप्स को डिस्क्राइब करना है। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 था टाइप्स ऑफ एजुकेशन, यानी हमने एजुकेशन की टाइप्स के बारे में बताना था। मैन नेवर सेट्स हिज फुट ऑन दिस पार्ट ऑफ कॉस्मोस एज अ बॉर्न स्कॉलर। ही लर्न थ्योरीज एंड मास्टर प्रैक्टिसेस इन वेरी लैब ऑफ मदर अर्थ। द सोसाइटी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग हिम, वेदर इट बी लैंग्वेज, लिटरेचर, theories, concept, beliefs, or ritual. Man learn all these after he open eyes in this world. The process of learning art and mastering skill takes place in three forms. वो कह रहे हैं कि इंसान की एजुकेशन का सारा जिम्मेदार एजुकेशन ही लेती है, ठीक है। इंसान की डेवलपमेंट का इन्हिसार उसकी एजुकेशंस पे होता है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 फॉर्म है एजुकेशन की। एक है फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो आइए हम इन तीनों को डिस्क्राइब करते हैं। Formal education is provided in regular educational institution. It is full-time education in well-established institutions according to prescribed syllabus and under the guidance of regular teachers. Formal education occurs when individuals learn a set of theories and skills in some institution organized by the society. The process of formal education is a systematic one. In formal education system, students are assessed now and then. The result of these assessment determine the standard of student academic achievement. The institution of formal education are government affiliated or private school, government affiliated or private colleges, and government affiliated or private universities. एक्चुअल में फॉर्मल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन होती है जो स्कूल से, कॉलेजेस से या इदारों से हासिल की जाती है, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन जो उनसे होते हैं वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड भी हो सकते हैं और प्राइवेट स्कूल भी हो सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस भी हो सकते हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं। अब हम आते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज प्राइवेट एजुकेशन इन द स्टूडेंट टेक ओकेजन एजुकेशनल फ्रॉम अ पार्ट टाइम टीचर. दिस ओकेजनल गाइडेंस इज नॉट नेसेसरली गिवन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. डिस्टेंट एजुकेशन फ्रॉम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी comes under this category. In non-formal education, the learner quenches his quest for knowledge not in regular type of institution but in semi-regular institution. Distance education and self-education are two forms of non-formal education. In non-formal education, the student does not attend the class regularly, but he merely seeks the help of tutor now and then. The other fact of the non-formal education are the teacher are selected from the local community, the institution are closer in location to the student, and the curriculum is designed according to the life situation. Communal participation in these institution is constant and far more effective. The teachers also feel comfortable as they have to interact with the student whom they know personally. एक्चुअल में नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो आप किसी को देख के या डिस्टेंस पे रेगुलरली बेस पर हासिल कर सकते हो। इसके लिए इंस्टीट्यूशन तो होते हैं लेकिन रेगुलर बेस पे आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होती। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन लाइक इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट इदारे होते हैं जिससे आप प्राइवेट डिग्री हासिल करते हो, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। अब हम चलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन पे, जो कि हमारी लास्ट टाइप है।
Informal education is that which is got through neither some regular or not a part-time teacher. It include the knowledge of custom and skill that a person learn through his observation. Learning from society comes under these कैटेगरी. एक्चुअल में इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम वो होता है जो आप किसी को ऑब्जर्व करके कर रहे हो, लाइक आपके पेरेंट्स जो कर रहे होंगे वही आप कर रहे होगे, ठीक है. तो आप जो देखते हो, जो ऑब्जर्व करते हो वही आप करते हो, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन होती है जिसमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती. बेसिकली बच्चा जो देखता है वही वो करता है. इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहीं कंप्लीट होता है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. की एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के जो से की एलिमेंट्स हैं हमने उनको डिस्क्राइब करना है. फॉलोइंग आर द की एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ द एजुकेशन. सबसे पहला जो सा की एलिमेंट है वो है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड होते हैं एजुकेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव की बेस पे गोल्स को हासिल किया जाता है. द स्टूडेंट का क्या किरदार होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, टीचर क्या क्या रोल होना चाहिए, रीडिंग मटेरियल में क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड सोसाइटल नीड्स. तो नंबर 1 पे जो सा एलिमेंट है वो है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव वर्क एज द प्रीलिमिनरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी इसको प्राइमरी स्टेप भी हम कह सकते हैं या इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी हासिल है इस एलिमेंट को. विदाउट क्लियर कट एंड वेल स्टेटेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव द होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन वुड जस्ट बी अ skeleton without soul or drawing without color. In Islam, the goals and objective of education are creating taqwa in people, submission to the will of Allah, adopt rightful social practice, and earning of an honorable living. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव और गोल्स पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हासिल है. और अकॉर्डिंग टू द इस्लाम जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए एजुकेशन के वो होने चाहिए कि लोगों में तकवा पैदा किया जाए. ठीक है, और अल्लाह के लिए कुछ भी करने की पावर उनमें क्रिएट की जाए. एंड अडॉप्ट राइटफुल सोशल प्रैक्टिसेस, और मुआशरे में रहने के लिए राइटफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अर्निंग ऑफ एन ऑनरेबल लिविंग, एंड ऑनर होना चाहिए और ऑनर लिविंग स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए. जो सेकंड एलिमेंट है वो है द स्टूडेंट. इट इज़ नो अदर देन द स्टूडेंट हु इज़ द एक्सेस ऑफ ऑल एफर्ट डन विद रिगार्ड्स टू एजुकेशन. इट इज़ द स्टूडेंट हुज मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड एंड ऑफ एजुकेशन. सो द स्टूडेंट मस्ट कीप इन माइंड दैट द कायदे आज़म सेड टू द स्टूडेंट, योर फर्स्ट एप्लीकेशन टूवर्ड योर सेल्फ, टूवर्ड योर पेरेंट्स, टूवर्ड योर कंट्री इज़ योर स्टडीज़. सो डिवोट योर सेल्फ होल हार्टली टू योर स्टडीज़. तो वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसने एजुकेशन के बारे में सिर्फ पढ़ना है. इट इज़ द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट होता है जो मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो रही है, उसकी हर लिहाज से डेवलपमेंट हो रही है. और इट इज़ मोस्ट प्रेफर्ड एंड ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन के एंड तक इसको मोस्ट प्रेफर किया जाता है. तो स्टूडेंट जब भी एजुकेशन को हासिल कर रहा है तो वो कायदे आज़म की बातों को अपने माइंड में रखे. कायदे आज़म ने कहा था कि आपकी जो सी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए टूवर्ड योर सेल्फ, अपने बारे में होना चाहिए, फिर आपके पेरेंट्स के बारे में होना चाहिए, फिर आपकी कंट्री के बारे में होनी चाहिए. एंड स्टडीज़ टू डिवोट योर सेल्फ, कि आप अपने आप को कुर्बान कर दो अपनी स्टडीज़ के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है द टीचर. The teacher is the key player in the whole process of teaching and learning. A teacher does not impart only bookish knowledge to his student, but he also merges their personality. टीचर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसने एजुकेशन देनी है या नॉलेज देनी है. इसका मतलब ये है कि वो हर लिहाज से स्टूडेंट की डेवलपमेंट करेगा, उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करेगा. He built the nation, he developed the individual, he keeps an ox eye over the group, studying under his supervision, and gives individual attention to every member of the group. Teaching is a prophetic profession, so it is up to the teacher that he must train the young sapling of the nation to tread the right path. तो टीचर को ये चाहिए कि वो सिर्फ बच्चे को तालीम ना दे बल्कि उसकी हर लिहाज से डेवलपमेंट करे. ठीक है,
आगे नेक्स्ट है रीडिंग मटेरियल्स के रीडिंग मटेरियल में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए। रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड अ कोर्स ऑफ एक्शन टू द टीचर, कि अब टीचर ने एक्शन क्या परफॉर्म करना है, जस्ट लाइक दैट ये एक इंस्ट्रक्शन है और टीचर ने इसके मुताबिक एक्शन को परफॉर्म करना है। दीज आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, दीज मस्ट रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ स्टूडेंट। द रीडिंग मटेरियल or prescribed syllabi must correspond to the age and interest of student. Syllabus must be suitable for student interest and aptitude as well as useful for the social needs. एक्चुअल में रीडिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो आपके मुआशरे के मुताबिक हो, ठीक है, आपके स्टूडेंट के माइंड लेवल के मुताबिक हो, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा बायो पढ़ना चाहता है तो रीडिंग मटेरियल भी बायो के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, कि उसका इंटरेस्ट बायो में है तो रीडिंग भी वो उसकी ही करेगा। आगे नेक्स्ट है को कुरिकुलर एक्टिविटीज़। को कुरिकुलर एक्टिविटीज़ आर एन inseparable part of the process of education. Education is not only a name given to a mass of papers. On the other hand, it actually name given. On the other hand, it actually means multi-sided development of an individual. This is what co-curricular activities make possible. Co-curricular activities do not only sharpen human mind but also mould the टोटल स्ट्रक्चर ऑफ हिज पर्सनैलिटी। को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, ये बच्चे की फ़िज़िकल या मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, ठीक है। आगे है टीचिंग मेथडोलॉजी। टीचिंग मेथडोलॉजी ऑफ अ टीचर प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इफ़ द टीचर इज़ फैसिलिटेटिव इन दिस teaching mode, he can squeeze wonder from his group of students, but if he adopt a harsh tone, he could mar the softness of the young saplings of the nation. टीचिंग मेथडोलॉजी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। आप टीचिंग मेथड से मुराद ये है कि जो सा टीचिंग मटेरियल होगा ना उस पर आपका टीचिंग मेथड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब बुक बायो के इसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं तो टीचिंग मेथड में भी एक्सपेरिमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब वो कह रहे हैं कि इफ़ द टीचर इज़ फैसिलिटेटिव, यानी फैसिलिटेट करेगा स्टूडेंट्स को अपने टीचिंग मेथड से, ही कैन स्क्वीज वंडर फ्रॉम हिज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो वो जो उनसे वंडर होती है ना स्टूडेंट में, जो फिक्र होती है उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर सकता है। बट इफ़ ही अडॉप्ट अ हार्श टोन, यानी वो अपने टीचिंग मेथड में बहुत ज़्यादा सख्त लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, द सॉफ्टनेस ऑफ यंग सैम्पलिंग ऑफ द नेशन, तो वो जो सॉफ्टनेस होती है ना वो ख़त्म कर देंगे टीचर्स। आगे है लास्ट पॉइंट, सोशल डिमांड इन एजुकेशन के। सोशल डिमांड क्या है एजुकेशन में? सोशल डिमांड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट टू सेट डायरेक्शन फॉर एजुकेशन। ये एजुकेशन के लिए डायरेक्शन को सेट करती है कि आपने इस पाथ पर चलना है। द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इज बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटल डिमांड। इफ एजुकेशन इग्नोर द सोसाइटल डिमांड, इट डज जस्ट रिमेन अ फेलियर, इट लूजेज इट्स चार्म। The only way to keep education in living is to keep it correspond with the needs and demands of society. In all the society of the world, education takes the mold that accepted by society. तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल रखती है, क्योंकि आपकी एजुकेशन ने उस सोसाइटी को प्रमोट करना है, ठीक है, नस्ल दर नस्ल इसको मुंतकिल करना है। तो अगर आपकी एजुकेशन सोसाइटी की बेस पर नहीं होगी तो ये आगे जाके नुकसान भी हो सकता है और बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 यहीं कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, कि इस्लाम के हवाले से एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए चलते हैं इसके जवाब की तरफ। Islamic concept of education. In Islam, it is obligatory for every man and woman to seek knowledge. Knowledge in Islam means a divine light. It is the characteristic that draw a line of difference between man and all other creatures. These quality render man a superior position on even the angels. वो कह रहे हैं कि इस्लाम में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और एजुकेशन हासिल करना हर मर्द पर और औरत पर फ़र्ज़ है। नॉलेज इन इस्लाम मीन अ डिवाइन लाइट, एक डिवाइन लाइट की तरह है। इसका करेक्टरिस्टिक ये
है कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ डिफरेंस, कि ये डिफरेंस क्रिएट कर सकती है एक पढ़े लिखे इंसान में, एक जाहिल इंसान में। दिस क्वालिटी रेंडर्ड मैन अ सुपीरियर पोजीशन, और ये जो उनकी क्वालिटी है वो इंसान को बहुत ज़्यादा आला मुकाम पर ले जाती है। वी थॉट आदम द नेम्स ऑफ ऑल द थिंग्स, हम सोचते हैं कि आदम है वो नेम ऑफ ऑल द थिंग्स, एंड नॉलेज टुक आदम टू ज़ंथी ऑफ रिस्पेक्ट, ही वॉज ऑर्डिनेट सुपीरियर टू एंजल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ नॉलेज। तो आदम को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास नॉलेज की पावर थी। ठीक है। फर्स्ट लेसन इन कुरान, इस्लाम अटैच सो मच इम्पोर्टेंस to knowledge that the first effort of divine revelation was meaning read. These preliminary word of the divine revelation show how much importance Islam attached to education. एक्चुअल में इस्लाम को नॉलेज के साथ बहुत ज़्यादा अटैच किया गया है। ठीक है। और जो उनकी फर्स्ट रेवोल्यूशन थी ना, उसमें भी ये कहा गया था कि आप इल्म हासिल करो, इल्म के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली थी। अब यहाँ पे मैं इसका तर्जुमा पढ़ती हूँ। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, पढ़ो उस रब के नाम से, हु क्रिएटेड, जिसने तुम्हें पैदा किया। ही क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड, उसने इंसान को एक खून के लोथड़े से पैदा किया। रीड एंड द लॉर्ड इज मोस्ट पॉइंटियस हु थॉट बाय पेन, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें कलम के जरिए इल्म सिखाया। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस्लाम में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है, और फर्स्ट रेवोल्यूशन में भी यही फरमाया गया है। हदीस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में हदीस है। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो अटैच ग्रेट इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन। इन हीज वेरियस अहदीस ही हाईलाइटेड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा एजुकेशन को अहमियत दी थी। उनकी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अहदीस में एजुकेशन की वैल्यू या अहमियत को पहचाना जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब लहद से महद तक इल्म हासिल करो, यानी इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है और हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। Also, he said it is obligatory for every Muslim man and woman to seek knowledge. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि मुसलमान मर्द और औरत के लिए इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। फर्दर ही सेड सीक नॉलेज इवन इफ़ यू हैव टू गो टू चाइना फॉर इट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चाइना ही क्यों ना जाना पड़े। ऑन वन ओकेजन आवर हॉली प्रॉफिट फ्रीड सम prisoner of war on the condition that they would educate the Muslim. This show how much value our holy prophet had attached to the light of education. He himself had learned all the necessary art and skill of life that were needed at the time. He advised his followers either be a teacher or a student and adopt no other course of education. He also said he preferred the group of learner to a group of saints. He asserted that pen is mightier than sword. He asserted that Allah preferred the work of scholar on the martyrdom of mujahid. All these ahadith show that our holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम attach great importance to education. ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कहा था कि होली प्रॉफिट फ्रीड सम प्राइजनर ऑफ वार, तो कुछ वार के बारे में कोई मसला हो गया था, ऑन द कंडीशन दे वुड एजुकेट, इस कंडीशन में कि वो लोग एजुकेट कर रहे थे मुस्लिम को। अब इस अहमियत ने ये हमें दिखाया कि हमारे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एजुकेशन के साथ कितनी अहमियत हासिल है। ही हिमसेल्फ लर्न और द नेसेसरी आर्ट, उन्होंने अपने आप को नेसेसरी आर्ट सिखाए, स्किल सिखाए ज़िंदगी की, जो हमें ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़ सकती है। और उन्होंने अपने फॉलोअर को ये भी कहा कि अदर बी अ टीचर, अगर चाहे आप टीचर हैं चाहे आप स्टूडेंट हैं, अडॉप्ट नो अदर कोर्स ऑफ एजुकेशन। आप कोर्स ऑफ एजुकेशन, आपने एजुकेशन को हर हाल में हासिल करना है। और उन्होंने ये भी प्रेफर किया अपने लर्नर्स को टू अ ग्रुप ऑफ सेंट्स। ही असर्टेड दैट पेन इज़, कि पेन बहुत ज़्यादा, कलम से इल्म हासिल करना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उन्होंने ये भी फरमाया कि अल्लाह प्रेफर करता है द वर्क ऑफ स्कॉलर ऑन द मार्टायरडम ऑफ मुजाहिद। ठीक है। तो ऑल दिस हदीस, उनकी ये सारी हदीस ने हमें ये बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एजुकेशन के साथ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है।
इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये तमाम लॉन्ग क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो फिर प्लीज़ लाइक इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching. GS Academy.